गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नील बोर के बारे में बात करना शुरू की थी। नील बोर का हम लोगों ने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ये सब पता लगाई थी। देन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेव नंबर के बारे में पता किया था, हम लोगों ने एनर्जी के डिफरेंस के बारे में पता किया था, और एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी तो किस तरीके से आप लोग उसके बारे में डिटर्मिनेशन करेंगे बात की थी। तो बहुत सारे डेरिवेशंस किए थे। डेरिवेशंस बार बार काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते कि सर क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो गाइज डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फाइनल फॉर्मूलेज निकले हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप लोग स्कूल लेवल की बात करोगे तो किसी में दम नहीं है कि वो इतनी बातें डिटेल में आप लोगों से पूछ ले, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूलेज होते हैं ना बच्चों, वो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा। और अगर केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सामने आएगा। ठीक है, तो नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ नील बोर जब ये काम कर रहे थे तो नील बोर ने अपने कुछ दोस्तों को अपनी मदद करने के लिए काम बांट दिया। उन्होंने बोला जाओ मेरी मदद करो। तो जब इनके साथ वाले लोगों ने काम करना चालू करा तो इनको बड़ी यूनिक सी बात पता चली। देखो एक मैं आपको बात बताता हूं, आपने देखा होगा आपके घर पर अगर ट्यूबलाइट हो, वो जो व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट आती है जिसको अपन फोड़ देते हैं तो वो कांच फूट जाता है और अंदर से एक व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है। तो आपने कभी सोचा है कि उस ट्यूबलाइट के अंदर व्हाइट कलर का पाउडर क्यों होता है? सोचा है कभी? नहीं। अच्छा, तो बात समझते हैं कि वो जो ट्यूबलाइट है एक्चुअली उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है। जब करंट उसको मिलता है तो वो गैस, फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन गैस है, तो जब करंट आया तो हाइड्रोजन के एटम ने करंट अब्सॉर्ब करा। हाइड्रोजन के एटम ने क्या करंट अब्सॉर्ब करा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने वो करंट अब्सॉर्ब करा। और जैसे ही उसने वो करंट अब्सॉर्ब करा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उछला और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया? क्या वो अपने ग्राउंड शेल से यानी फर्स्ट शेल से सेकेंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, सिक्स्थ में गया, कि कहां गया? दूसरा सवाल यह आता है कि वो वहां से जब एनर्जी छोड़कर वापस आया तो कहां आया? क्या फर्स्ट में आया, सेकेंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया? ये समझने वाली बात होती है। तो यह बात पता करने के लिए नील बोर ने अपने दोस्तों को काम बांटा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और जब वो डी एक्साइट होकर आकर वापस अपने ग्राउंड शेल में या जब किसी शेल में डी एक्साइट होकर आकर गिरता है, तब उस ट्यूबलाइट की गैस के द्वारा 3 तरीके के रेडिएशंस एमिट किए जाते हैं। पहला विजिबल, जिसकी वजह से हम लोग सब देख पाते हैं। दूसरा इंफ्रारेड, आप ट्यूबलाइट को बहुत देर चलाने के बाद डायरेक्टली ट्यूबलाइट को छू के देखना, बहुत गर्म हो जाती है। क्यों? आईआर वेव्स की वजह से, आईआर रेडिएशन की वजह से। और तीसरा अल्ट्रा वायलेट रेज। अब बच्चे सवाल पूछते कि सर अगर ट्यूबलाइट से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है तो हमको तो मर जाना चाहिए, परेशानी हो जाती है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्यूबलाइट के अंदर एक वाइट कलर का पाउडर भरा हुआ होता है, एक कोटिंग होती है अंदर से, जिसका काम ही अल्ट्रा वायलेट रेज को 100% अब्सॉर्ब करना होता है। तो जब ट्यूबलाइट चलती है तो आईआर रेज ट्यूबलाइट को गर्म करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज सेरियम ऑक्साइड के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है, विच मेक्स इट वेरी सेफ। और सिर्फ विजिबल रेडिएशंस बाहर आते हैं जो हम लोगों को देखने में मदद करते हैं। क्या ये पॉइंट बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ? तो अब यहां पर हमें जानना है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जंप कर सकता है। अब एक बात समझो, फिर एक बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल आता है कि सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो तो एक ही शेल में है, तो फिर हाइड्रोजन के अंदर सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल आप कैसे बना रहे हो? तो बच्चों एक बात समझो, शेल हर एटम के अंदर होता है, लेकिन शेल बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन आएगा। एक्चुअली शेल पहले से बना हुआ रास्ता नहीं है, आप बात को समझो। शेल कोई पहले से बना हुआ रास्ता नहीं है जिसपे बस इलेक्ट्रॉन को जाकर घूमना है, नहीं। इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वो रास्ता कहलाता है शेल। तो शेल पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता,
इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से शेल मिलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला गया और अब यहां घूम रहा है, तो ये बन गया एक नया शेल, ये थर्ड शेल हो गया। थोड़ा पास आगे घूम रहा है तो ये सेकेंड शेल हो गया, और पास घूम रहा है तो फर्स्ट शेल हो गया, और दूर घूम रहा है तो ये सेवंथ शेल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी पर घूम रहा है, रेडियस के हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। तो शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर घूम रहा है उसके उस जगह पर घूमने की वजह से जो एक रास्ता दिखाई देने लगता है वो शेल कहलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, सभी लोगों ने काम करना चालू करा और देखा कि ये फर्स्ट शेल है, तो हम लोगों ने फर्स्ट शेल के लिए लाइन बना दी इस तरीके से। देन हम लोगों ने देखा एक सेकेंड शेल भी है, वैसे तो गोल होता है पर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। देन हमने पाया कि हमारे पास में थर्ड शेल भी है, तो ये थर्ड शेल की लाइन बना दी। देन हमने देखा कि हमारे पास तो फोर्थ शेल भी होता है। भाई सारे पॉसिबल केसेस की बात करूंगा ना मैं कोई एक दो की बात थोड़ी करूंगा, मैं हर पॉसिबल केस की बात करूंगा। तो ये मेरे पास में फिफ्थ शेल है तो मैं फिफ्थ शेल भी बनाऊंगा। देन मेरे पास में सिक्स्थ शेल है तो मैं सिक्स्थ शेल भी मंगाऊंगा। देन मेरे पास में सेवंथ शेल है तो मैं तो सेवंथ शेल भी बनाऊंगा। पर अब मैं थक गया, अब मैं बोर हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर एट्थ शेल ना बनाते हुए इनफाइनाइट शेल बना दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं। मतलब एटम की कोई लिमिट नहीं है, एटम के अंदर कितने ही शेल्स हो सकते हैं। अब ये बात नील बोर ने हमें बता दी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद चाहे तो इनफाइनाइट शेल में भी जा सकता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद सेवंथ शेल में भी जा सकता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद सिक्स्थ शेल में भी जा सकता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद फिफ्थ में, फोर्थ में, थर्ड में और सेकेंड शेल में जा सकता है। एंड इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी शेल में भाग सकता है। इलेक्ट्रॉन चाहे तो फर्स्ट से सेकंड में जाकर वहीं रुक जाए क्योंकि ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करी है, हो सकता है फर्स्ट से थर्ड में चला जाए, हो सकता है फर्स्ट से फोर्थ में चला जाए, हो सकता है फर्स्ट से फिफ्थ में चला जाए, फर्स्ट से सिक्स्थ में चला जाए, फर्स्ट से सेवेंथ में चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब करी है, ये बात इस हिसाब से होगी। नाउ इतना बोलने के बाद नील बोर के एक दोस्त लेमन ने एक बात ऑब्जर्व करी कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल से डी एक्साइट होकर सारी एनर्जी छोड़कर, इसको अपन क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। भाई जब वो एक्साइट हो और जितनी एनर्जी है सब एक्स्ट्रा एनर्जी यहां से अब्सॉर्ब करके फर्स्ट शेल में आ जाए, सेवंथ शेल में होता हुआ फर्स्ट शेल में आ जाए, या सिक्स्थ शेल में पहुंचा और सिक्स्थ से फर्स्ट में आ जाए, फिफ्थ में पहुंचा और फिफ्थ से फर्स्ट में आ जाए, फोर्थ में पहुंचा और फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, थर्ड तक पहुंचा थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, या सेकेंड से फर्स्ट में आ जाए। यानी कि ऐसा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड में गया और सेकेंड से वापस फर्स्ट में आ गया, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया और थर्ड से वापस फर्स्ट में आ जाए, या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सीधे फोर्थ में चला गया और फोर्थ से वापस फर्स्ट में आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहां से सिक्स्थ में गया और सिक्स्थ में एनर्जी छोड़ने के बाद सारी एनर्जी छोड़कर फर्स्ट में आ जाए, यहां से जंप करके सेवंथ में गया और सेवंथ में सारी एनर्जी छोड़कर फर्स्ट में आ जाए। यानी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी छोड़ के एक्स्ट्रा फर्स्ट में आकर गिरता है तो यह देखने को मिलता है कि यहां पर इस टाइप की एनर्जी रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती हुई दिखाई पड़ती है हमें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी, यहां पर ग्राउंड शेल हमेशा फर्स्ट होगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे तो फर्स्ट से सेकेंड में चला जाए,
फर्स्ट से फिफ्थ में चला जाए, फर्स्ट से सिक्स्थ में चला जाए, फर्स्ट से इनफाइनाइट में चला जाए, लेकिन वापस कहां आना है? वापस फर्स्ट में आना है। कहीं भी चला जाए वापस कहां आना है? फर्स्ट में। और जब ऐसा करेगा तो कौन सी वेव्स रिलीज करेगा? अल्ट्रा वायलेट वेव्स। और इस सीरीज को, इस तरीके के स्पेक्ट्रम को नाम दिया गया लेमन सीरीज। क्या नाम दिया गया? लेमन सीरीज। इज दैट क्लियर टू यू? क्या लेमन सीरीज वाला फंडा समझ में आया? ठीक है। अब इनके एक और दोस्त थे जिनका नाम था बाल्मर। बाल्मर ने बड़ी अजीब सी बात नोट करी। उन्होंने बोला कभी कभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से एक्साइट होकर इनफाइनाइट में चला तो जाता है, लेकिन इनफाइनाइट से डी एक्साइट होकर वो सेकेंड में ही आकर गिरता है, फर्स्ट तक नहीं पहुंच पाता, सेकेंड में गिर जाता है। मतलब यहां पर उसने जो एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी वो छोड़ता है, लेकिन सारी एनर्जी नहीं छोड़ पाता। अगर सारी छोड़ देता तो फर्स्ट में आ जाता, लेकिन कुछ ही एनर्जी छोड़ता है और वो सिर्फ सेकेंड में आकर गिरता है। ऐसा सेवंथ से सेकेंड में आकर गिर जाता है, कभी कभी सिक्स्थ से सेकेंड में आकर गिर जाता है, फिफ्थ से सेकेंड में आकर गिर जाता है, फोर्थ से सेकेंड में आकर गिर जाता है, या थर्ड से सेकेंड में आकर गिर जाता है। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। मतलब गया फर्स्ट से था, गया फर्स्ट से था, लेकिन आकर गिरा कहां पर? सेकेंड में। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो रेडिएशंस रिलीज होते हैं उसको अपन बोलते हैं विजिबल रेडिएशंस। यहां से कौन से रेडिएशंस निकलते हैं? विजिबल रेडिएशंस। क्या बात समझ में आ रही है? और इस सीरीज को क्योंकि उनके दोस्त बाल्मर ने बताई थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया बाल्मर सीरीज। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर हमारा एक्साइटेड स्टेट 3, 4, 5 इनफाइनाइट होता है, लेकिन आकर गिरता कहां पर है? वो उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या है? 2, क्योंकि वो आकर गिर सेकेंड में रहा है। तो जब ऐसा होगा तो विजिबल रेडिएशन निकलेंगे। फिर ऐसा देखा गया इनके एक फ्रेंड द्वारा कि ये इनफाइनाइट से थर्ड में, सेवंथ से थर्ड में, सिक्स्थ से थर्ड में, फिफ्थ से थर्ड में, या फोर्थ से थर्ड में आकर गिरता है। ऐसी कंडीशन में IR रेडिएशंस निकलते हुए दिखाई दिए। ऐसे केस में एक्साइटेड शेल 4, 5, 6 इनफाइनाइट और ग्राउंड थर्ड माना गया, क्योंकि ग्राउंड मिनिमम थर्ड था, वो थर्ड में आकर ही गिर पाए। ऐसी सीरीज को नाम दिया गया लेमन, बाल्मर एंड पास्कन। इस सीरीज को नाम दिया गया पास्कन सीरीज। क्या नाम दिया गया? पास्कन सीरीज। फिर ऐसा भी देखा गया कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आकर गिरा कहां पर? फोर्थ शेल में, सेवंथ से फोर्थ, सिक्स्थ से फोर्थ, फिफ्थ से फोर्थ। लेकिन अब IR वेव्स ही दिखी, IR रेडिएशन ही दिखे, लेकिन बस फर्क क्या था? एक्साइटेड स्टेट यहां पर 5, 6, 7 से इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट यहां पर फोर्थ थी। इस सीरीज को नाम दिया गया ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद इनफाइनाइट से फिफ्थ, सेवंथ से फिफ्थ और सिक्स्थ से फिफ्थ, अगेन यहां पर IR वेव्स ही दिखाई दी। यहां पर एक्साइटेड स्टेट 6, 7 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन ग्राउंड स्टेट यहां पर मिनिमम क्या पाया गया? 5। और कौन सी वेव्स निकली? IR। और इस सीरीज को नाम दिया गया पी फंड या फंड सीरीज। कुछ लोग इसे पी फंड कहते हैं, कुछ पी को साइलेंट बोलते हैं, तो फंड सीरीज इसको नाम दिया गया। तो बच्चों इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिले, और ये लाइन स्पेक्ट्रम देखने के बाद हमें समझ में आया कि क्यों लाइन स्पेक्ट्रम ही मिला। 3 स्पेसिफिक वेव्स मिल रही है, या तो IR निकलेगी, विजिबल निकलेगी और UV निकलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों दिस सीरीज आर कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज, जो कि लेमन सीरीज, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट और पी फंड ने नील बोर की मदद करके बनाई थी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी भी शेल में जा सकता है, लेकिन वो डी एक्साइट होकर कौन से शेल में गिर रहा है वो डिसाइड करेगी कि आपका किस टाइप का रेडिएशन यहां से बाहर आएगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? प्लीज इस सीरीज को ध्यान से देख लीजिए, आराम से इसको ऑब्जर्व कर लो। तो ये हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम इन डिटेल, जिसमें हम लोगों ने सारे रेडिएशंस पढ़े,
किसका कौन सा ग्राउंड स्टेट है, ये हम लोगों ने देखा, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। और गाइस अब इतना करने के बाद मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बता देता हूं। कभी कभी आपको ये बोला जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ वेव्स रिलीज हुई, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स रिलीजेस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वापस जब डी एक्साइट हुआ तो कितनी वेव्स रिलीज हुई। तो अगर आपके पास में डी एक्साइटेड ऑर्बिटल का नंबर है तो आप एक यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से एक्साइट होकर फिफ्थ शेल में गया, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से एक्साइट होकर कहां गया, फिफ्थ में। तो फिफ्थ में जाने के बाद वो कितनी वेव्स रिलीज करेगा, कितनी वेव्स रिलीज करेगा, वो ये फॉर्मूला आपकी पता करने में मदद करेगा। कैसे? n की जगह आप लिखेंगे 5, ब्रैकेट में लिखेंगे 5+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 5+1 6 हो गया, 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। तो कितनी वेव्स रिलीज हुई बच्चों, यहां पर 15 वेव्स रिलीज हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो गाइज यहां पर हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से कंप्लीट। अब यहां पर नील बोर का मॉडल भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यह देखेंगे कि नील बोर ने कुछ चीजों पर काम किया जो बहुत अच्छा था, लेकिन साइंस के अंदर आप मैक्सिमम चीजें पढ़ने के बाद भी मैक्सिमम चीजें छोड़ देते हो। तो जिस तरीके से रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी थी, वेवलेंथ, वेव नंबर, नील बोर से भी कुछ चीजें छूट गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे सामने है भी कि वो बोर क्वांटाइजेशन NH/2π = mvr क्या है वो आज तक नहीं बता पाए। तो वो क्यों छूट गया वो अब हम लोग और आगे चल के डिस्कस करेंगे। दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रोगली के द्वारा, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइंस्टाइन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सब समझने के बाद अब हम लोग चलेंगे हमारे लेटेस्ट मॉडल की तरफ, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल। तो उसकी तरफ हम लोग चलेंगे जरूर, पर पहले इतना नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो वीडियो को ध्यान से देखो, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि आपको अब किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो प्लीज इतना ध्यान से नोट कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय गाइस।